Welcome to Adhira Chemistry classes. फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा आज का जो लेसन होगा वह होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पर। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। बच्चों की बड़ी समस्या रहती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वे सही ढंग से तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यह लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेसन को समझेंगे जब आप, तो समझने के साथ साथ इसके आगे पीछे और सारे कॉन्सेप्ट जैसे रिडॉक्स, इलेक्ट्रोलिसिस, सेल, बैटरी, मैकेनिज्म, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट, नाइट्रोलाइट, डायलूशन, मतलब ये जो लेसन है वो बहुत सारी बातों को समेटा हुआ है। इसलिए इस लेसन को ध्यान से समझना बड़ा अनिवार्य है। और यह लेसन तभी आपको समझ में आएगा जब आप बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक से शुरुआत करते करते आप ले जाएंगे। तो मैं आज इस लेसन की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा। यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लेक्चर ही फैसला करेगा कि आने वाला जो जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे उसकी बुनियाद क्या होगी। इसलिए आपको इस लेक्चर को ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, और जो कॉन्सेप्ट होगा उसको आसपास की ज़िंदगी में भी आजमाना होगा। तो आप जानते हैं कि आपके पास बैटरी है, फ़ोन की बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, घड़ी की बैटरी होती है, आसपास बैटरियों की भीड़ लगी रहती है। उस बैटरी को आप सेल कहते हैं। अब ये जानना होगा, जो बैटरी होती, जो सेल होता है, जो आसपास दिखती है, सबके पास स्मार्टफोन, सबके पास उस फोन में बैटरी रहती है। बैटरी एक बार फुल चार्ज करते हैं, उसका बैटरी जो होती है उसके चार्जिंग लेवल लो बताता है। आप उसको फिर से उसको देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी कैसे आप बिजली देते हैं, उसके बाद आप कैसे उस बैटरी की बिजली का फिर से उपयोग करते हैं, इन सारी बातों को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया है उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इस लेसन में हम बात करेंगे बैटरी पर, इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर, कैथोड पर, किसी सेल पर। आप जानते हैं सबके घर में इन्वर्टर की बैटरी रहती है। इन्वर्टर की बैटरी में एसिड भरा होता है, लिक्विड होता है। जो इन्वर्टर बैटरी बेचने वाला दुकानदार बोलता रहता है कि हर 1 महीने बाद बैटरी में पानी आप डालते रहिएगा। तो लोग जानते हैं कि उसमें पानी डालना है। इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करते हैं, उसके बाद उसकी इन्वर्टर बैटरी को यूज करते हैं। लेकिन उस इन्वर्टर की बैटरी में क्या क्या प्रोसेस होती है, उसका क्या इजीनेस होता है, बैटरी कैसे वर्क करती है, बैटरी की क्या मैकेनिज्म होती है, यह लोग नहीं जानते हैं। तो हमें यही जानना है कि हमारी बैटरी जो इन्वर्टर की बैटरी है, और हमारे पास जितनी बैटरियां होती, चाहे सेल की बैटरी होती है, चाहे घड़ी की बैटरी होती है, स्मार्टफोन की बैटरी होती है, बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी कैसे एनर्जी को एक्सचेंज करती है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इन सारी बातों को समझने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में एक नई शाखा पैदा की गई, एक नई ब्रांच पैदा की गई। उस ब्रांच का नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी हिंदी होती वैद्युत रसायन, मतलब ऐसी केमिस्ट्री हम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातचीत करते हैं। तो अब ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो उसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा इस पूरे नेचर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के आधार पर इस पूरे नेचर में जितने सबस्टेंस होते हैं उनको बांटा गया 3 मेन क्लास में। एक ऐसा क्लास है जिसका नाम रखा जाता है कंडक्टर, दूसरे का नाम होता है नॉन कंडक्टर, तीसरे का नाम होता है सेमीकंडक्टर। तो ऐसे सभी सबस्टेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की अनुमति देते हैं, अलाउ कराते हैं, उनका नाम होता है कंडक्टर। ऐसे सभी सबस्टेंस जिसके थ्रू बिजली नहीं बहती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, उसका नाम होता है नॉन कंडक्टर। और ऐसे सभी सबस्टेंस जो बुनियादी तौर पे होते हैं नॉन कंडक्टर, लेकिन उनके अंदर कोई भी कंडक्टर की इम्प्योरिटी आ जाती है, तो उस इम्प्योरिटी के आ जाने से अगर उसके अंदर बिजली थोड़ी बहुत बहने लगती है, उसका नाम कहलाता है सेमीकंडक्टर। आज का हमारा मेन फोकस होगा कंडक्टर। अब कंडक्टर भी फिर से 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वे सभी मेटल्स, सभी मिनरल्स जो अपने में से फ्री इलेक्ट्रॉनों की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने की अनुमति देते हैं, अलाउ करते हैं, उनका नाम होता है कंडक्टर। उनका नाम होता है मेटेलिक कंडक्टर। और वे सभी आयनिक कंपाउंड
वे सभी एसिड बेस जो पानी में जाने पर आयनाइज होते हैं। आप जानते हैं कि वे सभी सब्सटेंस जो पानी में जाने पर आयनाइज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। अगर वे आयन पैदा करते हैं तो उनका नाम कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। और अगर उस इलेक्ट्रोलाइट को हम किसी बिजली की मदद से तोड़ते हैं तो यह घटना कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, कोई एसिड है, कोई बेस या कोई भी इनऑर्गेनिक साल्ट है, अगर वाटर में या एक्वस मीडियम में, पोलर मीडियम में डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होकर के दो अलग अलग आयन पैदा करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन पैदा करता है, तो इस प्रकार का जो सब्सटेंस होता है उसका नाम कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। और वह इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी बिजली बहती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव आयनों की हेल्प से। तो होता क्या, कंडक्टर दो टाइप का हो गया, एक का नाम हो गया मेटेलिक कंडक्टर, एक का नाम हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण से बिजली बहती है, इसीलिए मेटेलिक कंडक्टर का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें जो फ्री आयन होते हैं उनका मोशन होता है अपोजिट इलेक्ट्रोड के साइड, तो इसका नाम कहलाता है आयनों का मोशन, उसका नाम कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो मैंने कहा कि आसपास जितने भी बिजली के स्रोत रहते हैं, बैटरी है, सेल है, तो बिजली के स्रोत कैसे होते हैं, बैटरी कैसे काम करती है, सेल कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए केमिस्ट्री में जो ब्रांच पैदा की गई उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अर्थात ऐसे लिख सकते हैं ऐसी ब्रांच हम जिसमें हम किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ते हैं केमिकल में, केमिकल का पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो ये कन्वर्जन कैसे होता है, इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसको पढ़ने के लिए भौतिक रसायन में या फिजिकल केमिस्ट्री में जो नई ब्रांच पैदा की गई तो उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का, और ये टॉपिक थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इसको समझना भी आसान है। अगर एक बार आप फोकस करते हैं तो आपका जो हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक सीक्वेंस में देखिएगा सिस्टमेटिक तौर पे, तो यह लेसन पूरा बाकायदा आपको समझ आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तब इस लेसन से आपको सारे सवाल मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें एक शब्द है इलेक्ट्रो, और दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब होता है वैद्युत, केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच हम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं वह कैसे कहीं पर आदान प्रदान करती है, माने एक सॉल्यूशन से बाहर जाती है, सॉल्यूशन अंदर कैसे जाती है, उसको पढ़ने की जो नई ब्रांच होती है उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप जानते हैं अगर आपके पास एक बैटरी है तो बैटरी को आप पहले चार्ज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो यह घटना कहलाती है द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, बिजली भाग जाती है, तो आप देखते होंगे कि इन्वर्टर अगर ऑटो कट है तो वह फिर से अपनी एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यह घटना कहलाती है द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो बैटरी होती है उसमें दो काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं केमिकल में, केमिकल का करते हैं इलेक्ट्रिकल में। यह जो पूरी घटना है वह एक स्पेशल टाइप के डिवाइस में होती है, स्पेशल टाइप के एक डब्बे में होती है, एक बर्तन में होती है। उस डिवाइस को, उस डब्बे को, बर्तन को कहते हैं सेल। सेल का मतलब होता है एक हॉलो स्पेस या जगह या स्थान या डब्बा या कोई भी डिवाइस। अब यह सेल जो होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से दो टाइप की होती है। एक सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोलिटिक
सेल। दूसरी जो सेल होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक का नाम होता ELC और एक का नाम होता ECC। तो मैंने कहा कि जो बैटरी होती है, बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है केमिकल में, केमिकल जाती है इलेक्ट्रिकल में। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ते हैं केमिकल में, केमिकल का कन्वर्जन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में, उस ब्रांच का नाम होता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कहलाती है। यह काम जिस बर्तन में होता है उसका नाम सेल होता है। सेल दो टाइप का होता है, एक का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ऐसा सेल, ऐसी बैटरी, ऐसा बर्तन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती केमिकल में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसको हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और ऐसा बर्तन, ऐसी बैटरी, ऐसी सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होते इलेक्ट्रिकल में, उसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इस सेल को पहली बार खोजा था ओल्टा ने और गैलोनी ने, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कहते हैं ओल्टिक सेल या गैलोनिक सेल कहा जाता है। तो मैंने कहा सेल दो टाइप का, एक का नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो घटना प्रोसेस होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं, बिजली की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो घटना घटित होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। यह प्रोसेस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें हम खुद बिजली दे करके आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है रेडॉक्स प्रोसेस। इसमें इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन होता है और यह प्रोसेस अपने आप होती है, इसका नाम रखा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो मैंने कहा सेल दो टाइप का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसमें जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है रेडॉक्स प्रोसेस होती है। तो इस आधार पर मैंने क्या किया है, बच्चों को इस लेसन आसान करने के लिए, आसानी से समझाने के लिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच को फिर से दो सब ब्रांच में बांट दिया है। एक ऐसी ब्रांच होगी जिसका नाम रखा मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो चल रहा है वह तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए है ही है, लेकिन हमारा फोकस हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट पर। तो हम बार बार फोकस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर। जो अगली ब्रांच आएगी जिसका नाम रखा मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट सेकेंड ब्रांच रहेगी, उसमें हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। मोटी बात यह जानना है कि जो हमारा फर्स्ट ब्रांच रहेगी उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे और जो दूसरी ब्रांच रहेगी उसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। इसका आसान एग्जाम्पल, हम जब इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करते हैं तो वह घटना ELC, और जब इन्वर्टर बैटरी का यूज करते हैं उससे बिजली हम लेते हैं, वर्क डन में कन्वर्ट करवाते हैं, तो वह घटना कहलाती है ECC। ELC माने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और ECC माने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यह तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच की ओपनिंग हो गई। अब इसका मतलब क्या होता है, अब हम फोकस करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो मैंने अभी शुरुआत में लेक्चर दिया था कि जितने सबस्टेंस होते हैं कंडक्टिविटी के आधार पे पूरी केमिस्ट्री में उन्हें बांटा गया 3 क्लास में। नंबर 1 क्लास का नाम रहेगा कंडक्टर्स। दूसरे क्लास का नाम रहेगा नॉन कंडक्टर। तीसरे क्लास का नाम रहेगा सेमी कंडक्टर्स। अब तीनों पे बारी बारी बातचीत होगी। अब आता है नंबर 1 का नाम है कंडक्टर। तो वे सभी सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने की अनुमति देते हैं, अलाउ कराते हैं, उसका नाम होता है कंडक्टर। कंडक्टर भी फिर से 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है मेटेलिक कंडक्टर
और दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर वे सभी मेटल्स, वे सभी मिनरल्स या और जो अपने में से सॉलिड फॉर्म में ही बिजली को बहाने की अनुमति देते हैं, उसका नाम होता है मेटेलिक कंडक्टर। वे सभी आयनिक कंपाउंड जो पानी में जाने पर वह एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, आयनाइज होता है। आयनाइज होने के बाद जो उनके फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयनों की मदद से अगर उस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में बिजली बहती है तो उस प्रकार के सब्सटेंस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इस आधार पे दो टाइप का हो गया, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसमें जो होता है फ्री आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी आगे मैं इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब आते हैं दोनों का मेन डिफरेंस क्या होता है। मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस। तो मैंने कहा कंडक्टर दो टाइप का होता है, एक का नाम होता है मेटेलिक और एक का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक। तो डिफरेंस है, सबसे इधर है मेटेलिक कंडक्टर और इधर है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। जो सबसे मेन डिफरेंस है कि जो मेटेलिक कंडक्टर होता है, मेटेलिक कंडक्टर से जब बिजली बहती है तो मेटेलिक कंडक्टर का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का है कि जब इसमें से बिजली बहती है तो जो कंपाउंड होता है, जो सब्सटेंस होता है, वह डिकम्पोज होते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन उनका होता है। नंबर एक पॉइंट हो गया। दूसरा, मेटेलिक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर में अक्सर मेटल होते हैं, मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका एक सागर होता है, उनका एक आसमान होता है, एक भीड़ होती है। उस भीड़ में मेटेलिक आयन जिसे कहते हैं कर्नल उसमें फंसे रहते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोशन करते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉनों का मोशन ही जिम्मेदार है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। इसे मेटेलिक कंडक्टर का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है वह इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बस जाते हैं किसी मीडियम में, आयनाइज होते हैं, फ्री आयन पैदा करते हैं प्लस और माइनस। तो जो फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयन जिम्मेदार होते हैं बिजली को आगे ले जाने के लिए। तीसरा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेटेलिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वह कम होती जाती है। इसमें बड़ी खास बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। देखा होगा कि जब बहुत ठंडक रहती है तो बिजली का फ्लो अच्छा रहता है, लेकिन जब गर्मी पड़ती, मई जून का महीना आता है, तो जो खंभे के तार होते, मेटल्स होते हैं, वह अक्सर मेल्ट होके फॉल कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। और जब फ्यूज करते हैं तो वह नीचे आते हैं जल जल के गिरने। ऐसा क्यों होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मेटेलिक कर्नल होते हैं वे अपना स्थान छोड़ देते हैं। अपना स्थान छोड़ करके मेटेलिक कर्नल भी बहने लगते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉनों के मोशन में रुकावट पैदा करते हैं। मेरे कहने मतलब यह हो गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और उनकी कंडक्टेंस की क्षमता कम होती जाती है। आप जानते पहले से, अकॉर्डिंग टू ओम, ज़्यादा रेजिस्टेंस कम कंडक्टेंस। मतलब मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनकी कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक वाले केस में क्या होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगी, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आपको प्राप्त होगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से घटता है। यह तीन मेन डिफरेंस है। सबसे मेन क्या है कि इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अकाउंटेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसमें फ्री आयन उत्तरदायी होता है।
इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। अब इसके बाद हम बताते हैं कि जो कंडक्टेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं, मेन फैक्टर क्या क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं उस पर बातचीत होगी। फैक्टर्स इसका आप नोट डाउन करें, नोट्स आप बनाते रहें। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स मतलब कैसे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस पे अपना असर डालते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट फैक्टर हम पहले पॉइंट में लिख दे रहे हैं, उसके बाद सब पर लेक्चर होगा हमारा। आप ध्यान से लेक्चर सुनिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। नंबर 1 होगा इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। दूसरा होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चौथा होगा टेम्परेचर। पांचवा होगा डायलूशन, इसी का ऑप्शन लिख सकते हैं आप, कंसंट्रेशन। यह मेन 5 फैक्टर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस पे अपना असर डालते हैं। नंबर 1 क्या है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो आप जानते हैं कि वे सभी आयनिक कंपाउंड, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे कोई भी इनऑर्गेनिक साल्ट हो, अगर वो पानी में जाता है या किसी एक्वस मीडियम जाता है, पोलर मीडियम जाता है, डिज़ॉल्व होता है, तो वह 2 आयन पैदा करेगा। तो जब आयनों संख्या जब ज़्यादा रहती है तो होता है कि जो आयन्स होते हैं फिर एक दूसरे से लगते हैं अट्रैक्ट होने। तो इस प्रकार का आयनों के अंदर जो इंटरेक्शन फिर से जो शुरू होता है उसका नाम होता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, आयनाइज होने के बाद इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा, तो वे एसोसिएट होंगे, आपस में आसपास आएंगे, तो उनके मोशन होने में रुकावट पैदा होगी, उनका कंडक्टेंस जो होगा वह कम हो जाएगा। क्योंकि जो आयंस होते हैं जितना अच्छा मोशन करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, फ्लो होगा, उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। क्योंकि हिंदी में धारा की जो परिभाषा है कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। माने जो चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उनका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। मतलब ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस का कम होना। अब आता है दूसरा फैक्टर, आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो वे सभी लोग जो डिज़ॉल्व होते हैं, टूट जाते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं फिर से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जो अच्छे से आयनाइज होते हैं, 100% आयनाइज होते हैं, आयनों की ज़्यादा मात्रा देते हैं, उनका नाम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। सभी स्ट्रांग एसिड, सभी स्ट्रांग बेस और सभी इनऑर्गेनिक साल्ट जो होते हैं वह स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, ज़्यादा आयन होंगे तो ज़्यादा कंडक्टेंस भी होगा, ये एक आम बात है। दूसरा आता वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वे सभी लोग जो आयनाइज अच्छे से नहीं होते हैं, उसमें
कुछ आयन जाके पेरी में बैठ जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं, तो वे अच्छे आयन पैदा नहीं करते हैं। आयनों की संख्या जब कम हो जाएगी तो आयनों का फ्लो भी कम हो जाएगा, उनका जो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। मतलब नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वह भी कंडक्टेंस पे असर डालता है। 2 फैक्टर हो गया। तीसरा आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जानना है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है किस सॉल्वेंट में जाके डिज़ोल्व है। अगर कोई बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट होगा, इसका मतलब होगा कि उस सॉल्वेंट का ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आप जानते हैं ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, ज़्यादा पोलरिटी होगी। अब पोलर सॉल्वेंट में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइज होने की क्षमता भी ज़्यादा रहती, ज़्यादा टेंडेंसी रहती है, तब आयनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। मतलब जो आपका सॉल्वेंट है वह भी रोल अदा करता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के कंडक्टेंस पर। अब तीसरा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो आयनिक कंपाउंड होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका बांड वीक होगा। बांड वीक होगा तो आयनाइज होगा, बांड की ब्रेकिंग होगी, बांड का फिजन होगा, ज़्यादा बांड टूटेगा, ज़्यादा आयनाइजेशन, ज़्यादा डिसोसिएशन, ज़्यादा आयंस तो ज़्यादा कंडक्टेंस। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब हाई टेम्परेचर हाई कंडक्टेंस। अब आता है पांचवा, आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन एक अलग मैकेनिज़्म है जो हमारा सॉल्यूशन का जो लेसन था, सॉल्यूशन के लेसन में जो वीडियो हमारे हैं आप उसको देखिए। जो सॉल्यूशन के लेसन का जो फर्स्ट वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, जो सेकेंड वाला है सॉल्युबिलिटी, उसमें हमने यह कहा था कि अगर कोई भी मिक्सचर है तो अगर उस मिक्सचर का सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन अगर सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसका डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनका आयनाइजेशन भी बढ़ता जाता है, उनका ज़्यादा बिजली का फ्लो होता है, कंडक्टेंस बढ़ता जाता है। ज़्यादा डाइल्यूशन ज़्यादा कंडक्टेंस, जब ज़्यादा डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। इस बात को समझाने के लिए डिबाई और हुक्कल ने एक बहुत अच्छा लॉ दिया था, नाम रखा गया था डिबाई हुक्कल लॉ। और इसको समझाया जाता है, डाइल्यूशन का जो फैक्टर समझाते हैं, एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, एक बार स्ट्रांग पर। जो आगे वाला हमारा वीडियो आएगा इस पर ज़्यादा फोकस होगा और अच्छा होगा। और उसमें जो इसका जो आगे का एक वीडियो आएगा स्ट्रांग वाले पर, उस पर लेक्चर होगा डिबाई हुक्कल उनसागर का इक्वेशन। तो मैंने कहा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं अगर पानी में जाने पर आयनाइज होते हैं और आयंस पैदा करते हैं, तो आयनों के फ्लो होने से जो धारा बहती है, जो बिजली बहती है, उसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और उस पर 5 फैक्टर अपना असर डालते हैं, इंटरआयनिक अट्रैक्शन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और अंत में आता है डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। यह हमारा जो आज का वीडियो है यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद का जो अगला वीडियो आने वाला है वह वीडियो आएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है उसका क्या कंडक्टेंस होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, और इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या फर्क होगा। अगला वीडियो आएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए। धन्यवाद।